जोखिम लेने की ताकत हमारी जितनी है हमसे ज्यादा है। सर को आप बता रहे थे अभी सॉइल टेस्टिंग के बारे में, कितने न्यूट्रिएंट्स जांचे जाते हैं सॉइल टेस्टिंग में? हम इतने सालों से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए कोऑपरेटिव्स को वो कुछ ही क्षेत्र तक, डेयरी तक ही सीमित रह गई है। आपको ऐसा लगता है डेयरी या फिर कुछ यहीं तक इनकी सक्सेस स्टोरी है, उसके बियॉन्ड है नहीं? तो नाइट्रोजन को अगर बढ़ाना हो जमीन में तो कौन से फर्टिलाइजर डालेंगे अपार्ट फ्रॉम यूरिया? I come in, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बैठ। Thank you, sir. अभी आप सूरत में काम कर रहे हैं। Yes, sir. सूरत के बारे में बताएं, क्या विशेष है सूरत का? सूरत सर डायमंड सिटी के रूप में फेमस है, टेक्सटाइल सिटी के रूप में। ये कोस्टल सिटी है, इसके पास में हजीरा पोर्ट है। ये दिल्ली मुंबई हाईवे पे स्थित है। इसकी पॉपुलेशन अराउंड 50 लाख है और बाकी इसमें मेनली माइग्रेशन बेस्ड सिटी है और सूरत की सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में कंट्रीब्यूट करने वाली सिटी। डायमंड सिटी में डायमंड कहाँ से आता है, क्या करता है डायमंड का ये सूरत? सर ये रॉ डायमंड लेते हैं जिसमें मेनली ऑस्ट्रेलिया से आता है, रसिया से आता है, फिर इसको प्रोसेसिंग करते हैं और अभी सिंथेटिक डायमंड भी बनाते हैं सूरत में, फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या है, सूरत में ये डायमंड को प्रोसेस करते हैं, नया रॉ मटेरियल है, नए फिनिश गुड्स की वहाँ सप्लाई होती है और लेबर भी शायद लोकल नहीं है वहाँ पे। नहीं सर, क्योंकि सबसे बड़ा सूरत में इसका इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा था, बाद में इसमें जो स्किल्ड मैन पावर है वो सूरत में शिफ्ट हो गई, तो सूरत में इसका प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है, इसीलिए सूरत में है। और टेक्सटाइल में क्या है, किस तरह का है वहाँ? मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है? टेक्सटाइल में वो इनिशियली तो सर पूरा टेक्सटाइल गारमेंट तक बनाते थे, लेकिन अभी मेनली फैब्रिक का काम होता है वहाँ पे। यार्न इंडस्ट्री है, क्योंकि वो कोस्टल सिटी है तो वहाँ यार्न अच्छी क्वालिटी का बन सकता है, ब्रेक नहीं होता ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से, इसीलिए वो। और दूसरा कॉटन बेल्ट उसके पास में ब्लैक सॉइल है, इसीलिए कॉटन प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा होता है। तो रॉ मटेरियल और क्लाइमेट मेन रीजन है सूरत में टेक्सटाइल होने का। आप वहाँ सूरत में 8-10 साल से हैं शायद, गुजरात में? यस। नागौर से आपका ओरिजिनली? यस सर। यहाँ और वहाँ की कल्चर में क्या फ़र्क देख पाते हैं आप? सर मेनली लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ डिफरेंट एरिया के लोग हैं, तो कल्चर थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन है और वहाँ जो सोर्स कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा है, थोड़ा कॉमोडिफिकेशन भी ज़्यादा है और कंज्यूमरिज्म, ये कल्चर सूरत में मेरे एरिया से ज़्यादा है। जोखिम लेने की ताकत हमारी जितनी है हमसे ज़्यादा है। सर वो बिजनेस सिटी है तो थोड़ा रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका हाई है अपने से। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ हर व्यक्ति का एक सपना नौकरी का होता है। यस। वहाँ भी ऐसा ही सपना है क्या गुजरात में? नहीं सर, वहाँ अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो ये नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ है। इनिशियली उनका रुझान बिजनेस की तरफ ज़्यादा था, बिजनेस की तरफ, बट अभी रिसेंट डायमंड और टेक्सटाइल में थोड़ा मंदी चल रहा है काफ़ी टाइम से, और बीच में ओबीसी का राइज हुआ जैसे पटेल आंदोलन, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ भी अभी जॉब की तरफ रुझान ज़्यादा है। अभी आप क्रिप्को में काम कर रहे हैं, तो किस तरह का काम कर रहे हैं? क्रिप्को क्या काम करती है? यस सर, मैं 2015 से क्रिप्को में काम करता हूँ। क्रिप्को में मेनली यूरिया प्रोडक्शन होता है, बट मैं शुरुआत के 9 साल तक हैवी वाटर प्लांट में डेप्यूटेशन पे था, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। तो मेरा वहाँ पे रोल में एज ए शिफ्ट इंचार्ज पोस्टेड था। तो जो भी प्लांट में जो हैवी वाटर प्रोड्यूस होता है उसमें अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, अगर मेरे सबऑर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में और हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने का मेरा मेन काम था। आपने अपने स्ट्रेंथ में लिखा है क्विक डिसीजन मेकिंग। यस। पर आपने आरएस बनने का डिसीजन लेने में तो बहुत टाइम लिया है। सर आई ट्राइड, पहले मैं यूपीएससी का कर रहा था, बट मेरा वर्क लाइफ और जॉब बैलेंस में इतना टाइम मुझे मिला नहीं कि मैं वो क्रैक कर पाता। अभी आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव है इतने साल का, 10 साल काम करने के बाद में एक नए फील्ड में जाना, नए सिरे से पहचान बनाना, और पुराना अनुभव कितना उपयोगी है नए काम के लिए? यस सर, ये जैसे मैंने हेवी वाटर प्लांट में काम किया और डीए के अंडर था, तो वहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड ये मैंने सीखा है कि कैसे फॉलो करते हैं। बाद में दूसरा मैंने क्विक डिसीजन, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल सीखा है, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को हैंडल किया है। टाइम बीइंग मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हुई है, तो मैं उनको इस फील्ड में बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता हूँ। वहाँ तो मेरा स्कोप जो लिमिटेड है, ओनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो यहाँ डाइवर्स प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा अच्छे से
यूज कर सकता हूँ मैं। और बाकी जो मेरे इंजीनियरिंग के दौरान जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ उसका आज के मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एआई की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एज ए एसडीएम अपने अनुभव के आधार पे जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट या फर्स्ट आपको खंड मिलेगा वहाँ क्या नया नवाचार करना चाहोगे आप? जैसे सबसे पहले भी इंडिया में एग्रीकल्चर का मेन दिक्कत है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि उनको प्रॉपर फर्टिलाइजर भी नहीं मिल रहे हैं। इस बार रेनफॉल ज़्यादा था बट उनको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, और दूसरा उनको नॉलेज नहीं है कि कौन सा किस क्वांटिटी में डालना है, जैसे एनपीके रेशियो। और सॉइल टेस्टिंग बहुत जरूरी है कौन सा फर्टिलाइजर डालने के लिए। तो मैं क्षेत्र में नवाचार सर को आप बता रहे थे अभी सॉइल टेस्टिंग के बारे में। कितने न्यूट्रिएंट्स जांचे जाते हैं सॉइल टेस्टिंग में? इसमें सर 3 तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, फिर 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 3 फिजिकल क्वांटिटी जिसमें पीएच, कंडक्टिविटी और एक है जो मुझे भी याद नहीं आ रही। एक सामान्य किसान कहाँ पर अपनी सॉइल टेस्टिंग करा सकता है? जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लैब बनी हुई है तो वहाँ पे करवा सकता है, हर कृषि विभाग के अंदर। आपकी डिस्ट्रिक्ट की सॉइल में सामान्यतः कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है? हमारी सॉइल में सर नाइट्रोजन और पोटास कम है, फॉस्फोरस है। फास्फोरस की ज्यादा कोई खास वजह है फास्फोरस ज्यादा होने के पीछे? वो सर सैंडी सॉइल में जनरली ऐसा देखा गया है कि वो जिन रॉक से बना है उसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है। तो मेनली जो रॉक स्ट्रक्चर रहा होगा उस टाइम का, उस बेसिस पे। तो नाइट्रोजन को अगर बढ़ाना हो जमीन में तो कौन से फर्टिलाइजर डालेंगे अपार्ट फ्रॉम यूरिया? यूरिया सर जैसे अमोनियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। और बाकी डीएपी भी डाल सकते हैं बट उसमें नाइट्रोजन से ज्यादा पोटास, फॉस्फोरस रहेगा बट उसमें भी डाई अमोनियम फॉस्फेट रहता है। और तीसरा एमओपी भी डाल सकते हैं, उसमें भी 10% अमोनिया रहता है, उसमें भी नाइट्रोजन मिलता है। मेनली ये तीन। अभी प्रधानमंत्री जी 2-3 साल पहले सीकर आए थे। यस। और इन्होंने एक यूरिया का एक नया वर्जन लॉन्च किया था किसानों के लिए। यस। क्या था वो? नैनो यूरिया, और साथ में एक परमान स्कीम भी लॉन्च की थी सीकर से, जिसमें अगर आप यूरिया की जगह आप कंफर्म है नैनो यूरिया लॉन्च की थी या और कुछ नाम था उसका? सॉरी सर, वो गोल्ड यूरिया हो सकता है। यूरिया गोल्ड बोलते हैं। हाँ, गोल्ड यूरिया। क्या होती है यूरिया गोल्ड? सामान्य यूरिया से कैसे अलग है? इसमें सर जो नॉर्मल यूरिया में जो कोटिंग होती है वो नीम कोटेड होता है, तो उसमें सल्फर की कोटिंग होगी, जो नीम की कोटिंग हो रही थी। नीम कोटिंग की जगह सल्फर की कोटिंग होगी, तो वो कैसे फायदेमंद होगा? उसमें अब जो इंडियन सॉइल है उसमें सल्फर की क्वांटिटी भी कम है, और दूसरा की जो नीम कोटिंग होती है वो सरफेस के ऊपर होती है, तो उसको अगर थोड़ा वॉशिंग करके उसको इंडस्ट्रियल ग्रेड बना के तो उसका मिस यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा था। बट वो थ्रू आउट मिक्सिंग होगा सल्फर का, बट उसके लिए फिर यूरिया जो है वो ग्रेनुलर यूरिया होना चाहिए, जो इंडिया में नहीं बनता है, मेनली इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो वो भी एक उसका चैलेंज है गोल्ड यूरिया का, वो प्रिल यूरिया में नहीं डाल सकते उसको। ओके। ये गुजरात में एक प्लांट है कलोल में। यस। किस चीज का प्लांट है? आपकी यूरिया से संबंधित कौन सी यूरिया बनती है? इफ्को का प्लांट है वहाँ। नॉर्मली अभी तक तो ट्रेडिशनल यूरिया का प्लांट तो है ही, अभी साथ में उस प्लांट से नैनो यूरिया का भी लॉन्चिंग किया है इफ्को। अच्छा, ये नैनो यूरिया कैसे अलग है सिंपल यूरिया से? ये नैनो यूरिया में जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो 40 kg का यूरिया का कट्टा है वो अगर 250 ml का लिक्विड नैनो यूरिया उतना ही सफिशिएंट है। और इसको जो डालना रहता है वो पत्तियों पे डालते हैं, रूट्स में नहीं डालते हैं, तो इसका वेस्टेज कम होगा। जो रूट में डालेंगे तो वो पानी के साथ में बह भी जाता है, तो वो रिवर में आ जाता है, जिससे पॉल्यूशन भी होता है साथ में, तो उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है और गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन भी रिड्यूस होगा। तो 250 ml यूरिया को स्प्रे करना हो इतनी दूरों में, तो क्या उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा या फिर कुछ? वो डाइल्यूटेड, वो उसको पहले जो नॉर्मल यूरिया रहता है उसको नैनो साइज में लेके वो कंपनी डाइल्यूट करके बोटलिंग करके ही सप्लाई करती है। बोटलिंग करके सप्लाई करती है। वेरी गुड। आपने बताया कि आपने डीएई में काम किया है, हैवी वाटर प्लांट में। यस। ये हैवी वाटर और सिंपल वाटर में क्या अंतर है? कोई आदमी अगर हैवी वाटर पी लेगा तो उसको क्या इम्पैक्ट होगा? सर 40% तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर उसकी बॉडी में नेट वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 40% के बिलो है। अगर 40% से ज्यादा होगा तो सेल्स में जो है पानी भर जाएगा और फूलने लगेगी, और बॉडी का जो ब्लड है वो डेंस हो जाएगा, तो हार्ट को प्रॉब्लम होगा उसको पंपिंग करने में, तो धीरे धीरे फटीग फील होगा और
अगर 80% से ज्यादा है तो फटीग भी हो सकता है, मतलब फैटल भी हो सकता है। क्या आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये सर इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सेम होता है, बट मॉलिक्यूलर नंबर सेम होता है, बट मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। इसमें जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, बट अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कोई एटम है क्या या एलिमेंट है क्या जिसके आइसोटोप्स के नाम अलग अलग है? जैसे हाइड्रोजन में तो आपने बताया अभी, आप हेवी वाटर D2O में काम जो है वो होता है वहां पर। yes. इसके अलावा और कोई भी है क्या ऐसा? सॉरी सर, याद नहीं है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम बताओ। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम। ट्रीटियम है या ट्रीशियम है? ट्रीशियम भी बोलते हैं, ट्रीटियम। अच्छा सर। कोऑपरेटिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें मेनली जो बनाया जाता है उसका मेन मोटो रहता है नॉन फॉर प्रॉफिट, और इसमें जो वोटिंग पावर रहती है बोर्ड की वो पर मेंबर पर वोट रहता है, और इसका जो बनाया जाता है वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर बनाया जाता है, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? इनका जो बिजनेस रहता है या जो इनका ऑपरेशन रहता है वो मोर देन वन स्टेट में रहते हैं, तो इनके जो एक्ट बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 से गवर्न होती है। तो आपको लगता है ये आइडिया फिजिबल है या फिर ये आइडिया एक यूटोपियन आइडिया है कोऑपरेटिव्स, कि हम इतने सालों से इस पे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए कोऑपरेटिव्स को वो कुछ ही क्षेत्र तक, डेयरी तक ही सीमित रह गई है? आपको ऐसा लगता है डेयरी या फिर कुछ जो नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी है यहीं तक इनकी सक्सेस स्टोरी है, इसके बियॉन्ड है नहीं? सर इनिशियली इसको जिस एम के लिए डिजाइन किया था उतना सक्सेस नहीं मिला, बट गवर्नमेंट ने रिसेंटली काफी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर भी लॉन्च किया है इस साल, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर भी है। फिर उन्होंने अलग मिनिस्ट्री भी बनाया है, तो वो चाहते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव है ये पॉलिसी भी आई कि नहीं, नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव रिसेंटली आई। क्या बताया गया उसमें ये बताया गया है कि इनको कोऑपरेटिव को और ऑटोनॉमी दी गई है, उसमें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फिर हर विलेज में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इनका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। फिर जो अभी मेनली जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है PACS, उनमें भी रिफॉर्म के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, और बाकी इसका मेन मोटो है सहकार से समृद्धि, जो मोटो लेके ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो केमिकली नहीं बनाए जाते हैं, जो ठीक है, हम पता है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। यस, इसका क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ आर्ट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फुली लिंक्ड होना चाहिए, उसमें जिस चीज की जरूरत हो, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, और पॉलिसी मेकिंग थ्रू हो जिसमें रेट टेपिज्म मिनिमम हो, तो वो स्टेट ऑफ आर्ट। अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट से मतलब इसमें स्टेट है क्या? जो गवर्नमेंट होती है वो है? नहीं, वो स्टेट नहीं, स्टेट मतलब एक स्थिति गवर्नमेंट का लिंक नहीं। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास। ठीक है। ये ताप्ती रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है? ये बैतूल प्लेटू से अरेबियन सी तक। तो ये इस तरफ अरेबियन सी की तरफ क्यों आती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्यों नहीं जाती? ये सर उसमें जब हिमालय से टकरा रहा था पेनिनसुला, उस हिमालय से जब पेनिनसुला टकरा रहा था तो उसमें दो रिफ्ट क्रिएट हो गए थे, जिसमें एक नर्मदा और एक तापी उस साइड बहती है, क्योंकि वो रिफ्ट की वजह से उनका स्लोप उस डायरेक्शन में हो गया। कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हो आप? ये वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज मेनली। वाइल्ड लाइफ पॉलिटिकल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, मेनली वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री। तो बताओ कौन सी आपकी फेवरेट है वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में? ये प्लेनेट अर्थ, और रिसेंटली कंजर्वेशन ऑफ प्लेनेट जो अभी लॉन्च हुई थी थोड़े दिन पहले। राजस्थान में भी एक मछली नाम का एक जानवर है जिसमें बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनी, कौन है? ये सर टाइगर है, अपना रणथंभौर टाइगर रिजर्व में था, अभी नहीं है। फेमस टिग्रेस थी रणथंभौर। अच्छा, और कुछ नेशनल पार्क्स बताइए जो आपको, आप जहाँ जाना पसंद करेंगे इंडिया में जो है। जैसे मैं सर विजिट करके आया हूँ, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट गए हो आप? यस। कुछ विशेषताएं बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो उसमें एलिफेंट और एलिफेंट की भी प्रेजेंस थी। उस टाइम पे मैं गया था तब लस ग्रीन
ग्रीनरी बाकी नेशनल पार्क से उसमें ज्यादा थी। अच्छा, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, इसके अलावा और क्या दिख सकता है वहाँ पे? वहाँ पे बियर भी दिखाई दिए थे उस टाइम, डियर। और ये ऑटर्स क्या होते हैं? ओटर्स जो पानी में रहते हैं, मेनली एम्फीबियन टाइप के जानवर। ऊदबिलाव। उदबिला। ये डॉक्यूमेंट्री और फीचर, क्या फर्क होता है दोनों में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फीचर? डॉक्यूमेंट्री जो मेनली होती है वो इंफॉर्मेशन और फैक्ट प्रोवाइड करने के लिए होती है। उसका मोटिव जो होता है नॉलेज प्रोवाइड करना होता है। उसमें कुछ रियल जो इन्वॉल्व जो मेंबर रहते हैं जो उस इंसिडेंट में, उनके भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। बट जो मूवीज रहती है वो इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए रहती है। उसमें कुछ रियल हो भी सकता है, फिक्शनल भी हो सकता है। इनका दोनों का सेंसर से अप्रूवल होना जरूरी है? सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन करता है क्या डॉक्यूमेंट्री का? इनका डॉक्यूमेंट्री के लिए डायरेक्ट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है तो सेंसरशिप आता है। जैसे रिसेंटली वो गोधरा कांड के लिए बनी थी, लेकिन वो बाद में बैन हो गई। और ये फीचर फिल्म उसके लिए चाहिए सर, ये सेंसर बोर्ड से अप्रूवल चाहिए। और एक टेली फिल्म होती है, वो किस तरीके से अलग होती है फीचर फिल्म से? ओटीटी पे या जो टेली फिल्म जिसको बोलते हैं? ये सर टेली फिल्म रहती है। ये एक तो इनका जो सिनेमा में लॉन्च नहीं होती है डायरेक्ट, इनका लो बजट रहती है। प्लस ये एक प्लेटफॉर्म खरीदता है तो उस प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूजर हैं सब देख सकते हैं। ये काफी टाइम तक अवेलेबल रहती है। फीचर फिल्म अगर सिनेमा में रिलीज हुई है तो वो कुछ दिन तक सिनेमा में रहती है, बाद में उसके अलग अलग तरीके से राइट्स बिकते हैं। इसमें जनरली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म इसके राइट्स खरीदता है कुछ टाइम के लिए, बाद में दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चली जाती है। इसमें भी सेंसरशिप होती है? यस सर, इसमें अभी जो न्यू आईटी रूल के हिसाब से उनमें भी सेंसरशिप है सर। मतलब कुछ एज के हिसाब से सेंसरशिप है, कुछ कंटेंट के हिसाब से सेंसरशिप है। क्या कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं सेंसरशिप के? इसमें कैटेगरी कौन कौन सी होती है? उसमें एक एज रिलेटेड कैटेगरी होती है, 7+, 13+, 16+। क्या नाम है उनके? मतलब एक अडल्ट के लिए होती है, एक चाइल्ड के लिए होती है। और नहीं, जैसे ए यू ऐसे यू ए कितनी कैटेगरीज होती है उसमें? सर 1 मिनट में याद करता हूँ। एक चाइल्ड के लिए होती है, फिर एक चाइल्ड और अडल्ट दोनों के लिए होती है, फिर एक अडल्ट के लिए होती है। 3 कैटेगरी। चलो, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।